मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़। आज हम बीए पार्ट सेकेंड के हमारे जो विद्यार्थी है उसमें तुलनात्मक शासन एवं राजनीति की पेपर है और उसके अंदर आज हम कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए ऑनलाइन मोड पे मैं एक वीडियो के माध्यम से हमारे सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि जो फ्रांस की जो संसद है, संसद किसे कहते हैं? कानून निर्मात्री सदन। इनका काम है कानून का निर्माण करना और उसके अंदर राष्ट्रपति, भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर पार्लियामेंट का निर्माण होता है। तो फ्रांस के अंदर भी कानून निर्मात्री सदन के रूप में संसद है और अन्य देशों की भांति फ्रांस से भी 2 सदनों वाली संसद है। यानी जैसे भारत के अंदर लोकसभा राज्यसभा है, वैसे फ्रांस के अंदर भी 2 सदन है। प्रथम अथवा लोकप्रिय सदन का नाम वहाँ राष्ट्रीय सभा है जिसको नेशनल असेंबली कहते हैं, और द्वितीय सदन का नाम वहाँ सीनेट है जिसे अमेरिकन सीनेट है। वैसे पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुच्छेद 24 में स्पष्ट लिखा है कि संसद का गठन नेशनल असेंबली और सीनेट से होता है। संविधान के अनुसार नेशनल असेंबली का निर्वाचन वैश्विक मताधिकार प्रत्यक्ष रूप से तथा सीनेट का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किए जाने का प्रावधान किया गया है। तृतीय एवं चतुर्थ गणतंत्र की तुलना में पंचम गणतंत्र व्यवस्था में दोनों सदनों की स्थितियाँ और शक्तियाँ काफ़ी अंतर है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से निचला सदन जो जिसको राष्ट्रीय सभा और जिसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं, नेशनल असेंबली या उच्च सदन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। सरकार राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी है, सीनेट के प्रति नहीं। सीनेट का वित्त पर कोई नियंत्रण नहीं है, कार्यपालिका नियुक्तियां में इसकी कोई भागीदारी नहीं है, अथवा व्यवहार में राष्ट्रीय सभा ही संसद है। जैसे भारत के अंदर लोकसभा है, ज़्यादा पावरफुल है, वैसे ही फ्रांस के अंदर सीनेट का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, वहाँ राष्ट्रीय सभा ही ज़्यादा पावरफुल है। राष्ट्रीय सभा क्या है? राष्ट्रीय सभा फ्रेंच संसद का निचला या प्रथम सदन है। सीनेट की भांति ही संविधान में राष्ट्रीय सभा का गठन का विस्तृत उल्लेख नहीं है। इसका गठन संबंधी समूची व्यवस्था का निर्धारण आंगिक विधि द्वारा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 25 में स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक असेंबली की अवधि उसके सदस्यों की संख्या, कार्यों का निश्चयन आंगिक विधि से होता है। अतः राष्ट्रीय सभा के सदस्यों की संख्या संगठन निरंतर परिवर्तन होता रहता है। चतुर्थ गणतंत्र में इसकी सदस्य संख्या 419 थी और वहाँ प्रारंभ में इसकी सदस्य संख्या 465 निर्धारित की गई थी, लेकिन संविधान संशोधन करके 577 कर दी गई इसकी सदस्य संख्या। राष्ट्रीय सभा का गठन पंचम गणतंत्र के 24 अनुच्छेद में केवल इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा और सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक मताधिकार पद्धति द्वारा जनता द्वारा गुप्त रूप से किया जाएगा, जैसे भारत की लोकसभा का चुनाव हम करते हैं। क्षेत्र के विभिन्न जितने भी राष्ट्रीय सभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं, एक निर्वाचन क्षेत्र में एक सदस्य का चुनाव हो जाता है और निर्वाचन में सफलता के लिए डाले गए मतों का बहुमत तथा कुल मतों का 1/4 मत पाना आवश्यक होता है। यदि सदस्य पूर्ण बहुमत में प्राप्त नहीं कर पाते तो दोबारा मतदान होना, ये वहाँ पे एक अलग ही प्रक्रिया है। प्रारंभ में दोबारा मतदान में सभी उम्मीदवार भाग ले सकते हैं, लेकिन 29 सितंबर 1966 को अधिनियम द्वारा ये व्यवस्था की गई कि दोबारा मतदान में वही उम्मीदवार भाग ले सकते हैं जिन्हें साधारण बहुमत प्रथम मतदान में कुल मतों का कम से कम 10% मत प्राप्त हुआ। अगर 10% मत प्राप्त नहीं होता है तो वो भाग नहीं ले सकता। इस दोबारा मतदान में निर्णय साधारण बहुमत से होता है। इस संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य मूलतः दल समूह की भावनाओं, पार्टी ग्रुप्स
को प्रोत्साहित करना। इस प्रकार फ्रांस में राष्ट्रीय सभा का निर्वाचन हेतु तो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और द्वितीय मत पत्र योजना को अपनाया गया है। ये इसमें ये प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय सभा का, नेशनल असेंबली का क्या ड्यूरेशन है, क्या कार्यकाल है? पंचम गणतंत्र के संविधान की भांति राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इस अवधि से पूर्व भी सभा का विघटन प्रधानमंत्री या संसद के दोनों सदनों के सभापतियों की मंत्रणा से राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, यानी डिसमिस उसको समय से पूर्व भी कर सकते हैं उसको। संविधान के अनुच्छेद 12 में उल्लेख किया गया है कि गणतंत्र के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री असेंबली के अध्यक्षों के परामर्श से नेशनल असेंबली को भंग कर सकते। राष्ट्रीय सभा का विघटन की व्यवस्था तृतीय चतुर्थ गणतंत्रीय संविधानों में भी थी, लेकिन वह इतनी अधिक प्रतिबंधित थी कि उसका प्रयोग कठिनाई से हो सकता था। पंचम गणतंत्रीय संविधान में इसे राष्ट्रपति का एक विशिष्ट अधिकार बना दिया गया। राष्ट्रीय सभा को भंग करना राष्ट्रपति का अधिकार है। प्रधानमंत्री एवं दोनों सदनों के सभापतियों को केवल परामर्श देने का अधिकार है। सरकारों की अस्थिरता को समाप्त करने के लिए विशिष्ट अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। संविधान में इस अधिकार का प्रयोग उपरांत ये व्यवस्था का प्रावधान कर दिया गया है। राष्ट्रीय सभा ऐसे विघटन के उपरांत कम से कम 20 दिन तथा अधिक से अधिक 40 दिन के भीतर आम निर्वाचन होंगे और निर्वाचन के उपरांत दूसरी गुरुवार को सभा का अधिवेशन होगा और पुनर्निर्वाचन के पश्चात 1 वर्ष के अंदर सभा का पुनः विघटन नहीं किया जा सकता है। यानी अगर दोबारा असेंबली का निर्माण हो जाता है तो 1 साल के अंदर अंदर उसको दोबारा डिसमिस नहीं किया जा सकता है। अधिवेशन संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार संसद के दोनों सामान्य अधिवेशन वर्ष में आधिकारिक रूप से होते हैं, वर्ष में एक बार। पहला अधिवेशन 2 अक्टूबर को शुरू होता है और 80 दिन चलता है। दूसरा अधिवेशन 2 अप्रैल से होता है और 90 दिन चलता है। यदि 2 अक्टूबर या 2 अप्रैल को सरकारी छुट्टियां होती है तो अधिवेशन के बाद आने वाले दिन शुरू होगा। अनुच्छेद 29 में प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री के अनुरोध पर राष्ट्रीय सभा के बहुमत के अनुरोध या संसद के विशेष सत्र विशेष कार्यपद्धति के लिए राष्ट्रीय सभा के सदस्यों के अनुरोध पर जब किसी अधिवेशन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिनों के बाद संसद का समापन आदेश कार्यक्रम समाप्त होते ही पढ़ लिया जाता है। समापन के आदेश के बाद वाले दिन पूर्व प्रधानमंत्री ही इस अधिवेशन कह सकते हैं। ये उल्लेखनीय कि साधारण अधिवेशन संसद के स्वाधिकार से प्राप्त होता है और इसी के आधार पर ये चलता है। विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को सदन में बोलने की पूरी स्वतंत्रता होती है। अपने कार्य संपादन के दौरान व्यक्ति विचारों के कारण वह संसद सदस्यों को सजा नहीं दिया सकती, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है, जो भारत के अंदर भी मुकदमा भी नहीं चला सकता। अपराध करते हुए पकड़े जाने के अलावा असेंबली के सदस्य के विरुद्ध असेंबली की सहमति के बिना संसदीय सत्र के दौरान किसी भी अपराध या कदाचार को निमित्त न सजा दी जा सकती है, न गिरफ्तार किया जा सकता है। स्थगन काल में भी सदन में सचिवालय से आज्ञा लेनी पड़ती है। इस संबंध में संसद की मांग पर सदस्य हिरासत से छोड़े जाते हैं और अभियोजन के लिए निलंबित किए जा सकते हैं। सारे के सारे हम आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बात रखी कि फ्रांस की जो असेंबली है उस असेंबली का क्या रोल है, किस प्रकार का गठन होता है, किस प्रकार की संरचना होती है। सदन में मत देने का अधिकार सिर्फ सदस्यों को है, इसलिए साधारणतः वह अपने मत का हस्तांतरण नहीं कर सकता, किंतु किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में आंतरिक विधि द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार ऐसा हस्तांतरण संभव है, किंतु किसी भी दिशा में एक सदस्य को एक समय में एक से अधिक मत हस्तांतरित नहीं कर सकता। ये इसमें एक प्रावधान स्पष्ट कर दिया गया है कि एक व्यक्ति एक ही समय के अंदर अपने मत का प्रयोग कर सकता है, वो दोबारा इसका प्रयोग नहीं कर सकता। ये फ्रांस की संसद का जो निम्न सदन है, जिसको पॉपुलर सदन कहते हैं, जैसे भारत की लोकसभा है, इसलिए संपूर्ण जो अधिकार है, राइट है, उसको एक तरीके का पार्लियामेंट ही कह सकते हैं उसको। ये सारा का सारा अधिकार वहाँ की निचले सदन को है, जिसको लोकप्रिय सदन भी
कहते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो के माध्यम से ये बात रखी है, इससे विद्यार्थियों को लाभ होगा।